नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहले इन जनरल असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझेंगे, फिर थोड़े से कोड के साथ समझेंगे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है? और ये भी समझेंगे कौन-कौन से अलग-अलग तरीके होते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी के साथ। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है? और दोस्तों जो सिंक्रोनस शब्द है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंक। सिंक क्या होता है? जब चीजें टाइम के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलती है तो वो सिंक में होती है। जैसे एक म्यूजिक होता है, सिंक में चलता है म्यूजिक। अगर म्यूजिक आउट ऑफ सिंक हो जाए तो वो म्यूजिक नहीं रहता, शोर बन जाता है, राइट? ऐसी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है? जब आपका कोड एक के बाद एक सिंक्रोनसली चलता है सिंक में। पहला पहली लाइन चलती है, फिर दूसरी लाइन चलती है, फिर जब दूसरी लाइन का रिजल्ट मिल जाता है तब तीसरी लाइन पे जा जाता है। अगर दूसरी लाइन का रिजल्ट नहीं मिला अभी तो वहीं पर ही प्रोग्राम पॉज हो जाता है, वेट करता है वहीं पर ही। यह है सिंक्रोनस प्रोग्राम, ठीक है? प्रोग्राम वही चीज वैसे मैंने बताई, प्रोग्राम वेट करता है जब तक हर एक लाइन फिनिश नहीं हो जाती, यानी उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाया जाता। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। और अब तक जितने मैंने प्रोग्राम्स लिखे थे वो सारे सिंक्रोनस प्रोग्राम्स थे। और 80-90% जो भी आप प्रोग्राम लिखने जाएंगे वो भी ज्यादातर सिंक्रोनस ही होंगे। लेकिन असिंक्रोनस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में, और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में नहीं, लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है? तो आप समझते हैं असिंक्रोनस शब्द का मतलब क्या होता है, असिंक्रोनस क्या होता है? असिंक्रोनस वो होती है चीजें जब वो टाइम के अकॉर्डिंग सिंक में नहीं होती, एक साथ नहीं होती, ठीक है? इसका मतलब कोई चीज कभी हो रही है, कोई चीज कभी हो रही है, उन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली चीज खत्म होगी तो दूसरी होगी, या दूसरी चीज खत्म होगी तो पहली होगी, नहीं। वो इंडिपेंडेंट चल रही हैं, आपस में उनका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं, ठीक है? इसमें क्या होता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, कोड जो होता है ना आपका दोस्तों, वो एग्जीक्यूट सीक्वेंशियल नहीं होता, ठीक है? और इसको भी प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, बट अभी थोड़ी के लिए इसको समझिए कि कोड की एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल नहीं होती। हर कोड, अगर एक लाइन को एक टास्क माना जाए तो हर टास्क इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? और प्रोग्राम जो है किसी भी एक टास्क को स्टार्ट करके दूसरे टास्क पे पहुंच जाता है। वो वेट नहीं करता कि पहला टास्क खत्म हो जाए तब मैं दूसरे टास्क पे जाऊं, ऐसा वेट कोई नहीं है उसके अंदर, ठीक है? इंडिपेंडेंट टास्क चल रहे हैं। टास्क क्या है? कोई भी एक लाइन ऑफ कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या कुछ लाइंस ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती है। आप उसको एक टास्क कह सकते हैं, ठीक है? जैसे कि डेटाबेस से डेटा लेके आना एक टास्क है, बहुत ही कॉमन टास्क है। मतलब आप जब आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे सीखने के बाद, तो आप बहुत ज्यादा काम ये करेंगे, आप डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे और डेटाबेस में डेटा को वापस भेजेंगे स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है? तो इसको एक टास्क मान के चलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उस पे वेट करें। आप, बिकॉज जब आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट बाहर जाएगी और लेट्स से आप माई सीक्वल से कनेक्ट कर रहे हैं, उस डेटाबेस से कनेक्ट करेगी, कनेक्शन बनेगा, उसके बाद वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, उसका रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट नेटवर्क के थ्रू वापस आएगा, इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है? तो ऐसे केसेस में हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं जहां पे एक टास्क को एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम लगना है, और हम नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम वेट करे, पॉज पे हो जाए। उस टाइम पे हम चाहते हैं कोई और काम हो जाए, रादर देन हम उस टाइम को वेस्ट करें वेट करने में, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया, जब भी एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है, नेटवर्क रिक्वेस्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेटवर्क रिक्वेस्ट में डेटाबेस पे जाना या फिर किसी और सर्वर से डेटा को एपीआई के थ्रू लेके आना, ये बहुत ही कॉमन टास्क है और इसमें टाइम लगता है। बिकॉज एक नेटवर्क से आप किसी तार के थ्रू मैसेज जाएगा, वहां पे मैसेज को पढ़ा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रिपेयर किया जाएगा।
फिर उस तार के थ्रू ही मैसेज वापस आएगा। इसमें टाइम लगता है। इसमें आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम वेट ना करे, आगे बढ़ जाए, अगली चीज करे जो कि कर सकता है वो। ठीक है। सो एसिंक्रोनस के कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं असिंक का एक फोल्डर बना देता हूँ, असिंक असिंक। ठीक है। और असिंक के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, असिंक इंट्रो, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रो का इंट्रो के एग्जांपल्स हैं, असिंक इंट्रो। तो अब इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ सिंक्रोनस कोड के अंदर, कुछ सिंक्रोनस कोड के साथ। तो हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1। ठीक है। और ऐसे ही कॉपी करके स्टेप 2 और स्टेप 3 लिख देते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा। कोड को चलाने से पहले हमेशा सेव कीजिए फाइल को। उसके बाद टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नोड, फोल्डर का नाम असिंक स्लैश, फाइल का नाम async intro.js, इसको चलाते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, स्टेप 1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद स्टेप 2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद स्टेप 3। तो बड़ी सिंक्रोनस काम चल रहा है, एक के बाद एक चीजें हो रही है एग्जीक्यूट। ठीक है, सिंक में चीजें सारी। ओके, सो अब इसको असिंक्रोनस करने के लिए एक मेथड है सेट टाइम आउट। ठीक है। सेट टाइम आउट क्या लेता है, एक फंक्शन को लेता है। एरो फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर, एक फंक्शन को लेता है एज अ इनपुट। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं इसको। और इसमें हम ये कहते हैं कि अब हमारे स्टेप 2 को हम अंदर ले जाते हैं। इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूं ताकि हिस्ट्री पड़ी रहे यहाँ पे। और इसका मैं इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट को अंदर मूव कर दिया इसमें, इसको मैंने। और यहाँ पे मैं एक टाइम इंटरवल देता हूं, लेट्स से 10। ठीक है। सो सेट टाइम आउट कहता है कि इतने टाइम के बाद इस कंसोल लॉग को कॉल करना। एक्चुअली में इस फंक्शन को इतने टाइम के बाद कॉल करना। ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोड यहां पे रुकता नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है और इतने टाइम इंटरवल के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। और ये टाइम है, आई थिंक मिली सेकेंड्स में टाइम है ये, सेकेंड्स का भी छोटा हिस्सा। ठीक है। सो इतने टाइम का वेट दो और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तब देखें क्या होता है। यहां पे क्या था, स्टेप 1 2 3। ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए स्टेप 1, फिर क्या हुआ, स्टेप 3 आया हमारे पास, 2 नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज ये कोड जो है असिंक्रोनस हो गया है। असिंक्रोनस मतलब इस सिंक में नहीं रहा, ये उठ के अलग टास्क बन गया इसका, जो कि इतने मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। इसको मैं कर देता हूं 2 सेकेंड, 2000 करके 2 सेकेंड मतलब। ठीक है। तो जब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तब आप ध्यान से देखिएगा, जो स्टेप 2 है ये थोड़े से टाइम के बाद आता है, अभी नहीं आया और अब आ गया। ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कि ये लेट्स से ये कोई भी ऐसा टास्क है, आप डेटाबेस से डेटा लेके आ रहे हैं या फिर आप किसी और सर्वर से डेटा लेके आ रहे हैं, उन केसेस में क्योंकि वेटिंग टाइम है, या तो आप यहाँ पे वेट करो या फिर आप इंटेलिजेंटली कहो कि मैं वेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप अगले वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दो, खाली मत बैठना कंप्यूटर। ठीक है, खाली मत बैठो और अगली लाइन को एग्जीक्यूट कर दो। यही हुआ, इसने स्टेप 1 एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद इसको अलग टास्क बना के साइड पे कर दिया। उसकी भी थ्योरी में बताता हूँ कैसे अलग टास्क बना के साइड पे रखा जाता है। और उसके बाद इसने वेट नहीं करा इस 2 सेकंड का, इसने स्टेप 3 को एग्जीक्यूट कर दिया। और स्टेप 3 के एग्जीक्यूट होने के बाद जब 2 सेकंड हो गए तब स्टेप 2 को एग्जीक्यूट किया, इसलिए स्टेप 2 बाद में आया। सिंक में होता तो एक के बाद आता, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3,
लेकिन अब क्योंकि असिंक है, स्टेप 1 स्टेप 3 आया, स्टेप 2 बाद में आया। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज, जैसे कि सारे यूट्यूबर कहते हैं, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा जो मिशन है, मेरा जो एम है कि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज, जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में कोडिंग करके सीखा है, वो फ्री में शेयर कर सकूं, ताकि अच्छी नॉलेज बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे और हम बहुत अच्छे इंजीनियर्स इंडिया से लेके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे एक कंसेप्ट को जो कि जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट नहीं है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इनफैक्ट कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है, जिसको प्रोसेस और थ्रेड कहते हैं। और ये थ्योरी समझनी इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको समझ आएगा कि जब मैंने जैसे सेट टाइम आउट किया और मेरा टास्क बन के बाद में एग्जीक्यूट हुआ, तो ये होता कैसे अंदर। इसके लिए दो कंसेप्ट को समझना जरूरी है, प्रोसेस और थ्रेड्स। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? जितने भी प्रोग्राम आपकी कंप्यूटर पे चल रहे हैं वो अपने प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर खरीद के आते हैं ना, उसमें आप कहते हैं इतनी रैम दो मुझे, 12 GB रैम दो, इतनी हार्ड डिस्क दो, राइट, इतना ऐसा सीपीयू मेरा होना चाहिए। तो जब आप ये सब चीजें लेके आते हैं, उसमें प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज डालते हैं, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड डाला होगा आपने, ब्राउजर डाला होगा, अपने सारे प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स जब चलते हैं ना दोस्तों, ये प्रोग्राम अपने प्रोसेस में चलते हैं। ठीक है, और हर प्रोसेस को एक मेमोरी एलोकेट होती है रैम में। लेट्स से अभी मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो रिकॉर्डर प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और ब्राउजर जो है वो अपने प्रोसेस में चल रहा है, राइट, और वीडियो रिकॉर्डर अपने प्रोसेस में चल रहा है। ब्राउजर को अपनी मेमोरी मिली हुई है, वीडियो रिकॉर्डर को अपनी मेमोरी मिली हुई है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोसेस में चल रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है? जो भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं वो अपने प्रोसेस में चलता है। और जब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में भी ये नोड करके ये प्रोग्राम चलाता हूँ, नोड असिंग असिंग इंट्रो जो है, इसको फाइल को चलाओ, ये एक नया प्रोसेस बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? ये नया प्रोसेस बनाता है। तो हर चीज कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस में चलती है। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होती है। ओके, थ्रेड क्या होती है? थ्रेड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है एक प्रोसेस के अंदर। जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, वो एक थ्रेड में एग्जीक्यूट होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा है या सी शार्प है, और भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो आपको अलाउ करती हैं एक से ज्यादा थ्रेड बनाने की। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम, आप जो मेरा कोड है ना, वो इस थ्रेड में एग्जीक्यूट ना करो, एक अलग से थ्रेड बनाओ, ताकि वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे भी इस डायग्राम में दिखा हुआ एक प्रोसेस है, उसमें एक थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड टी है, 3 है, कई सारी थ्रेड्स हो सकती हैं उसके अंदर। ठीक है, सो एक प्रोसेस के अंदर कई सारी थ्रेड्स हो सकती हैं। और थ्रेड कुछ नहीं है, आपके कुछ एक या 100 या 1000 लाइन का कोड है जो वो थ्रेड एग्जीक्यूट करे। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं और जावास्क्रिप्ट को समझते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है दोस्तों, वो सिंगल थ्रेडेड होती है एज कंपेयर टू जावा या सी शार्प, जहां पे आप अलग अलग थ्रेड्स, कई सारे थ्रेड्स बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में थ्रेड्स आप नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए। क्यों और कैसे? थ्रेड में आप कह सकते हैं कि ये काम टाइम लेगा, इसको मैं अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट कर देता हूं, और बाकी मेन थ्रेड में, मेन प्रोग्राम में मैं बाकी सारी चीजें करता हूं। तो एक्सपेंसिव चीजें आप थ्रेड पे डाल देते हैं जिनमें टाइम लगना। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड है, इसमें सिर्फ एक ही थ्रेड होती है, मेन थ्रेड जिसको कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है फेक करने में, मल्टी मल्टी थ्रेडिंग को। ठीक है, उसके अंदर आप फेक कर सकते हैं, वो मल्टी थ्रेडिंग करती है, बट आपको ऐसा लगेगा कि मल्टी थ्रेडिंग हो रही है। जैसे मैंने सेट टाइम आउट किया, उसने क्या किया,
आपके कोड को उठा के बाद में एग्जीक्यूट किया, तो वो थ्रेडिंग के केस में एक और थ्रेड पे चला जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो एक और थ्रेड पे नहीं जाता। तो जावास्क्रिप्ट करती है एसिंक्रोनस चीजें, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आपको ऐसा फीलिंग आती है कि मल्टी थ्रेडिंग हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट कैसे करती है एक सारा काम, इसको समझने के लिए ना दोस्तों मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो का इस्तेमाल करता हूँ, आपको थ्रेडिंग को समझाने के लिए, और सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट मेन थ्रेड में कैसे काम करती है उसको समझाने के लिए। मल्टी थ्रेड का एग्जांपल हो गया दोस्तों, एक रेस्टोरेंट लेते हैं। जब एक रेस्टोरेंट चल रहा है, उसको एक प्रोसेस मान के चलो, रेस्टोरेंट चल रहा है। अब रेस्टोरेंट में कई सारे कस्टमर आ गए, ठीक है। तो रेस्टोरेंट के पास उस केस में एक से ज्यादा वेटर होते हैं। तो वेटर को आप थ्रेड मान, लेट्स से 10 कस्टमर है और 5 वेटर है, तो हर वेटर के पास दो दो कस्टमर हो जाएंगे, कि एक वेटर वन आप ये दोनों कस्टमर को लो, वेटर टू आप ये दोनों कस्टमर को लो, तो डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो अगर वेटर को हम थ्रेड माने तो एक थ्रेड के पास दो कस्टमर हो गए, जिससे क्या हुआ, चीजें पैरेलल में हो रही है। अगर एक ही वेटर होता तो पहले वो एक कस्टमर को जाता, फिर दूसरे कस्टमर को जाता, तीसरे कस्टमर के पास जाता। इससे जो 10वां 8वां 9वां 10वां कस्टमर है वो गुस्से हो जाते कि हमें तो कोई सर्व ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए और थ्रेड्स और वेटर डाल दिए गए, जो कि पैरेलली एक दो कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं। इससे सारे कस्टमर खुश हैं। यह है मल्टी थ्रेडिंग का सिनेरियो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये काम नहीं करता। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि हम इंसान काम करते हैं उस तरीके जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। अब इंसान जो है एक टाइम पे फोकस करके एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। दो दो काम तीन तीन काम इकट्ठे फोकस करके नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी करते हैं कई बार दो काम। कैसे हो गए, जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं और आप कुछ खा भी रहे हैं, तो आप कैसे करते हैं, आप इसको गौर से देखिएगा आप कैसे काम करते हैं उस केस में। आप टीवी की स्क्रीन देखते हैं, उसके बाद जब खाना खाना है, खाने का टाइम आता है, तो आप क्या करते हैं, उस अपनी प्लेट की तरफ स्प्लिट सेकंड के लिए, मे बी सेकंड से भी कम के लिए देखते हैं, फोकस वहां डालते हैं और रोटी लेके मुंह में डालते हैं, और उसका वापस फोकस आपका स्क्रीन पे चला जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फोकस को स्विच करते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। पहले आप टीवी को देख रहे हैं, फिर खाने को देखते हैं, फिर दोबारा से टीवी को देखते हैं, फिर खाने को देखते हैं, और वो बहुत जल्दी होता है। तो है तो हम सिंगल थ्रेडेड, हमारे पास एक मेन ही थ्रेड है, हमारा फोकस एक ही जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह रहता है, लेकिन हम स्विच करते रहते हैं उसको, टीवी खाना टीवी खाना टीवी खाना, स्विच होता रहता है। तो उससे हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन वो किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि हम स्विच करने में अच्छे हैं, उधर से इधर इधर से उधर। यही चीज जावास्क्रिप्ट करती है दोस्तों। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही थ्रेड है, लेकिन वो स्विच करने में अच्छी है। टास्क वन से टास्क टू, टास्क वन में जैसी वेटिंग टाइम आया टास्क टू कर दो, टास्क टू में वेटिंग आया टास्क वन कर दो, स्विच होती रहती है, ठीक है। और वो बहुत अच्छी है इस चीज को करने में, इससे हमें फीलिंग आती है असिंक्रोनस की, मल्टी थ्रेडिंग की, लेकिन एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग होती नहीं है, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। वही मैंने जैसे बताया, ये बहुत ज्यादा ह्यूमन की तरह है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और वो मल्टीटास्क करती है पैरेलल में स्विच करके। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में दोस्तों असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के 3 मेन तरीके हैं, ठीक है। और क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं उन हर तरीके के डीप में नहीं जाऊंगा, अभी सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ उसकी, और आगे मैं वीडियोस हर इस टॉपिक पे हर जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्रामिंग की मैकेनिज्म है, हर मैकेनिज्म पे अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके इन डेप्थ जाएंगे, ठीक है। तो बट अभी के लिए सबसे पहला तरीका ये है कॉल बैक फंक्शन, और इसका इस्तेमाल भी हमने यहाँ पे किया। जब सेट आउट किया तो मैंने एक फंक्शन दिया था, इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसमें मैं कह रहा हूँ कि जब ये टाइम हो जाए तब मेरा ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा एक एसिंक्रोनस टास्क है, और उस असिंक्रोनस टास्क को करने के लिए हम एक फंक्शन देते हैं कि जब वो टास्क हो जाए तो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दे, जब खत्म हो जाए। उसको कॉल बैक फंक्शन, जो नाम में भी है कॉल बैक, बाद में इस फंक्शन को बुलाना जब ये काम खत्म हो जाए, तो कॉल बैक, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। अब कॉल बैक फंक्शन की अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है। उन लिमिटेशंस पे इन डेप्थ जाएंगे अगले वीडियो में।
क्योंकि उसमें लिमिटेशंस हैं, नया कंसेप्ट ला लेके आया गया प्रॉमिस का। ठीक है, प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम, जैसे कि नाम कह रहा है प्रॉमिस, ये वादा है कि मैं जब खत्म हो जाऊंगा तब मैं सक्सेस या फेलियर को लेके एक ऑब्जेक्ट में आपको दे दूंगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जानने के लिए कि चीज खत्म हुई या नहीं। कैसे होता है दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, प्रॉमिस में एक अपना वीडियो बनाऊंगा। और क्योंकि प्रॉमिस में भी कुछ कमियां थी, तो एक और चीज लेके आई गई, असिंक अवेट, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है। और असिंक अवेट आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने देती है, लेकिन आप जब कोड पढ़ेंगे ना असिंक अवेट का, तो आपको लगेगा कि सिंक्रोनस कोड ही लिखा गया। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि कहीं पे कॉल बैक फंक्शन दिया गया है और फिर वो कॉल होगा। असिंक अवेट में आपका कोड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि आप असिंक अवेट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तब जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि ये काम डिले करना है या इसमें नेटवर्क है, इसमें टाइम लगेगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, सो इसको भी हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो, आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सारे लोगों को इनवाइट कीजिएगा। मेरा मकसद यही है कि मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकूं, उनको इनवाइट कर सकूं इस आईटी फील्ड के अंदर, जो कि मैं जानता हूं कि हमारे इंडिया में जितनी भी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस फील्ड के अंदर सॉल्व हो सकती हैं, अगर कोई भी परिवार का एक भी आदमी, एक भी बच्चा इस फील्ड में आ जाता है। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप अच्छे डेवलपर बन जाते हैं, आप अपनी और अपने परिवार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतना पैसा है इस फील्ड के अंदर। तो प्लीज लोगों को इंस्पायर कीजिए, इनवाइट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।